जो बेटा लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने गैस लॉ पढ़ लिए थे बेटा। गैस लॉ क्या, अपन ने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन ले लिया था लास्ट क्लास में। आज अपने को क्या थर्मोडायनेमिक्स में उन चीजों को पढ़ना है जो अपने काम आती है। उनमें से अपने पास है गैस स्टेट। वैसे तो गैस स्टेट अपना चैप्टर हट गया, जेईई मेंस और नीट के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन सिंपल सी कहानी क्या है, अब अपने को क्या इतना सा तो पढ़ना पड़ेगा कि गैस स्टेट की इक्वेशन यूज करना है, इतना तो अपने को सीखना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है बेटा कि सबसे पहले बात करते हैं गैसीय स्टेट क्या है। बट इसमें अपन बात करें गैस दोज फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करती है बेटा, फॉलो करती है, क्या कहलाती है, आइडियल गैसेस। मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी उन्हीं गैस को क्या बोलेंगे बेटा, आइडियल गैस। क्या नोबल गैस आइडियल होती है क्या, नहीं। नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन ये पढ़ रहे हो, ये आइडियल गैस नहीं है। ये नोबल गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती। आइडियल का मतलब है जो इसको फॉलो करे। हम सबको आइडियल मानते हैं, रियलिटी में कोई गैस आइडियल होती नहीं है। गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी में पी क्या है बेटा, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, मोल, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में होनी चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। फिर वॉल्यूम और पीवी की बात करें तो जो गैस कांस्टेंट अपने पास में उसके कई वैल्यूज है। उसकी एक वैल्यू होती है आर इक्वल टू 0.0821, आर इक्वल टू 0.08। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 1/12 लेते हैं, क्या लेते हैं, और इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो आप आर की ये वाली वैल्यू तभी यूज करोगे, आर की वैल्यू कभी यूज करोगे, लीटर एटीएम, जब प्रेशर किस में होना चाहिए, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम में, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम में, तब आप आर की ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत है नहीं है। ये बात सबको समझ में आई बेटा, पक्का। लेकिन अगर मान अब याद भी रह जाएगा, देखो प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम लीटर में, तो आर की वैल्यू लीटर है, एटीएम में। आर की एक और वैल्यू होती है 8.314, 8 पॉइंट है, इसको हम शॉर्ट में 25/3 अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, 25/3। और ये जो वैल्यू है इसकी यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको आर की वैल्यू जूल में लेनी है। जूल क्या है बेटा, ऐसा यूनिट। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल, या न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए बेटा, मीटर क्यूब में। ध्यान रखना वॉल्यूम की लीटर ऐसा यूनिट है नहीं है, वॉल्यूम की असली यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। और एक लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 10⁻³ मीटर क्यूब। 1000 तो सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, गलती मत करना। एक लीटर में क्या होता है बेटा, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं, या फिर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। कई बार बच्चे को ऐसा लगता है 1 लीटर 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं ना, 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। 1 लीटर और एक हमारी बात में 1 लीटर और एक 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, एक एमएल की। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आर की ये वाली समझ में आई वैल्यू कब यूज करनी है, जब प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में हो, तब आप आर की ये वैल्यू यूज कर सकते हो। आर की एक और वैल्यू होती है बेटा 1.98, 1 पॉइंट है, क्लियर है। इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, 2। ये कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अरे बस में इसको अपन जनरली गैस इक्वेशन में तो यूज नहीं करते, बाकी जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो गैस इक्वेशन अपन दो ही वैल्यू यूज करते हैं मोस्टली, तो ये वाली वैल्यू यूज करते हैं 1/12, क्योंकि प्रेशर अपना एटीएम में होता है, वॉल्यूम में लीटर में। कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट वन देखो बेटा ध्यान से, अपने पास कुछ कंडीशन है। जब अपन ने मोल पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, मोल। जब अपन ने मोल पढ़ा था तो अपन ने क्या सीखा था, अपन ने सीखा था एक सीखा था प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 0 डिग्री। और बोलो अपन ने क्या सीखा था, प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटीएम, टेम्परेचर क्या होना चाहिए 0 डिग्री। तब अपन ने क्या कहा था कि 22.4 लीटर, एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर। ये कैसे निकाला था, हमने ये पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकाला था। हमने प्रेशर रखा 1 एटीएम, टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन रखा, गैस के एन की वैल्यू 1 रखा, आर की वैल्यू 1/12 रखा, तो वी की वैल्यू कितनी आई थी 22.4। हमारी बस में पहले के जमाने में इसको एसटीपी बोलते थे। आज भी तुम्हारे मॉड्यूल या फिर जो अपने जो कोचिंग वोचिंग के टेस्ट वेस्ट होते हैं उनमें जितना भी आता है, उनमें जो भी एसटीपी लिखा रहता है वो ये वाला है। लेकिन रियलिटी में अब वो एसटीपी रहा, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जाम में प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 0 लिखा है तो इसी से सोल्व करना है। लेकिन अब ये ओल्ड एसटीपी हो गया, क्या हो गया बेटा, एसटीपी नहीं रहा। एसटीपी बदल के ये हो गया प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 0 डिग्री,
तो अगर गैस का 1 मोल है तो वॉल्यूम कितनी होगी 22.7। फिर 2 मोल 3 मोल इसके लिए निकाल ही सकते हो। तो ये ध्यान रखना। अब ये नया एसटीपी क्या है, एग्जाम में एसटीपी है तो इससे सोल्व करना। ज्यादा अंतर तो नहीं है लेकिन तो अंतर तो अंतर है। अरे बोलो समझ में आया क्या। नेक्स्ट वन है बेटा, एक होता है एनटीपी। ये तो मॉड्यूल में कहीं दिख जाए इसे काट के ओल्ड एसटीपी कर देना। क्या कर देना, ये गलती से लिखा हुआ है। एनटीपी तो अलग ही चीज है। दुनिया को लगता है कि ये एसटीपी और ये एनटीपी, ना जी, ये तो ओल्ड एसटीपी हो गया, ये एसटीपी है, ये कुछ नई चीज है। इसमें कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर 1 एटीएम होता है, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर है। प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब कितना हो गया बेटा 293 केल्विन। इसको रख के प्रेस इस इक्वेशन में सोल्व करेंगे तो कितनी आई वॉल्यूम बेटा 24.04। एक होता है एसएटीपी, वो अलग ही है। प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 25 डिग्री, तो वॉल्यूम कितनी आएगी 24.7। तो वो तो हमें पता है। इस फॉर्मूले में अगर आप अलग अलग टेम्परेचर रखोगे तो वॉल्यूम तो अलग अलग ही आएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ये हम मोल में भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, मोल में भी। अब आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो पी इक्वल टू सीआरटी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत ही। इसी से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इक्वल टू सीआरटी। वहां हम आर 1/12 क्यों लेते, समझ में आ गया। क्योंकि प्रेशर एटीएम में होता है और कंसंट्रेशन लीटर में होती है। लीटर में लेना, वहां एमएल में गिवन होती है कई बार। हमें पता है बेटा पाई जो पी है इसको ऐसे लिख सकता हूँ डब्ल्यू अपॉन वी आर टी। मतलब जो एन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन ए मोलर मास, वेट अपॉन ए। और डब्ल्यू अपॉन वी क्या होता है, डेंसिटी। और मोलर मास को इधर लिया है तो पीएम इक्वल टू डी आर टी। और डेंसिटी किसमें होनी चाहिए, ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर एमएल में गिवन आती है, लेकिन आपको किसमें यूज करनी है, ग्राम पर लीटर में। जैसे अगर मैं तुम्हें दू 5 किलोग्राम पर लीटर, क्लियर है। मैं कहूँ ये इक्वल है 5 ग्राम पर एमएल, ये क्या बात सच है। किलोग्राम का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। लीटर का मतलब क्या है, 1000 ml। ये तो लीटर सेम ही हो गया। हाँ, अगर आपको ग्राम पर लीटर में चाहिए तो 5 ग्राम। एमएल को क्या लिखोगे, 10⁻³ लीटर। -3 ऊपर जाएगा तो 5000 ग्राम पर लीटर। हमारी बात में ग्राम पर लीटर में चाहिए, किसमें चाहिए। नेक्स्ट वन है यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर। यूनिट कन्वर्जन ऑफ देखो बेटा, सभी बच्चों को ये याद होना बहुत जरूरी है कि एक एटीएम में कितने होते हैं, 760 टोर होते हैं। ये अपने इस चैप्टर में भी काम आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में भी काम आएगा। 1 एटीएम में कितने होते हैं, 760 टोर। सॉल्यूशन में समझ में आ गया ना कैसे काम आता है। इक्वल होता है 760 एमएमओ पे एच जी, इक्वल होता है 76 एमएमओ पे एच जी। और बोलो, हाँ 76 सेंटीमीटर एच जी। मैंने क्या बोला, अच्छा सॉरी, सेंटीमीटरों पे एच जी। 101325 पे पास्कल, 101.325 पे किलो पास्कल। ये तो सेम सेम ही हो गया। और ये क्या है 1.01325 पे बार। तो देखो हमारे पास दो ही वैल्यू, 760, 101.325, 101 अब देखो 1 एटीएम 760 टोर। 1 एटीएम में कितने टोर है, 1 एटीएम में 760 टोर। 1 एटीएम में कितने एमएमओ पे जी, 760 एमएमओ पे एच जी। 1 एटीएम में कितने सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटरों पे एच जी। 1 एटीएम में कितना, 101.325 पे पास्कल। 1 एटीएम में 101.325 किलो पास्कल। और 1.01325 पे बार। याद हो गया। अब जैसे आपको किसी ने कहा कि 1520 स्टोर में कितने एटीएम, 1520 स्टोर में, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे कि 760 स्टोर में कितने होते हैं, एक। 760 स्टोर में कितने होते हैं, एक। ये तो है। तो 1520 स्टोर में कितने, 1520 डिवाइड बाई 760 इक्वल टू 2। तो एक चीज समझ में आई, जिसको एटीएम में कन्वर्ट करना है उसी का डिवाइड मार दो, उसी का क्या मार दो। जैसे हमने कहा 100 सेंटीमीटर ऑफ एच जी में कितने, तो सेंटीमीटर ऑफ एच जी 760, तो 76 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हमसे कहा 30354 पास्कल में कितने एटीएम, तो 101.325 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आगे बात समझ। ये ध्यान रखना कि हमें पता है 1 एटीएम में कितना है, 1.01325 बार। पर 1 बार में कितना होता है, 0.987 एटीएम। ये अपने काम आता है सॉल्यूशन चैप्टर में। हेनरी लो है ना, उसमें प्रेशर बार में होता है। प्रेशर किस में होता है, बार में। क्या बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत, पक्का। 1 बार इक्वल टू क्या आ गया, 0.987 एटीएम। ये वहां काम आता है बेटा ना। अब सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है प्रेशर की, एटीएम। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, एटीएम।
कोई दिक्कत? अब अगर मैं तुमसे ग्राफ बनाने को कहूँ, क्या बनाने को कहूँ बेटा? अगर मैं कहूँ इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एनआरटी। ठीक है सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है? और अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो पीवी क्या आ जाएगा बेटा? कांस्टेंट। कैसे आएगा कांस्टेंट? कि सर हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस में आपने अगर कुछ ऐड नहीं किया तो मोल तो कांस्टेंट रहेगा, आर क्या है? कांस्टेंट। तो पीवी का मल्टीप्लाई क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर पी और वी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो गया तो मुझे बताओ पी इक्वल टू क्या आएगा? के अपॉन ए वी। कांस्टेंट तो कोई भी हो सकता है। अब मुझे ग्राफ बनाने को कहे, और ग्राफ मैंने आपको एटॉमिक में भी सिखाए थे किसी जमाने में कि ग्राफ बनाना है प्रेशर और वॉल्यूम में। तो हमें ग्राफ बनाने आते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस पे कौन है? प्रेशर। तो प्रेशर जगह क्या लिखूंगा? वाई। प्रेशर जगह क्या लिखूंगा? वाई। इसी तरह से अगर मुझसे कहा गया कि एक्स एक्सिस पे कौन है? वॉल्यूम वी है। तो वी की जगह क्या लिखूंगा? प्रॉपर वी की जगह क्या लिखूंगा? एक्स। प्रॉपर वी की जगह क्या लिखूंगा? एक्स। और बोलो कोई दिक्कत है? और जैसे ये लिखूंगा तो y इक्वल टू क्या आ गया? के बाई एक्स। के बाई, अरे बोलो। और ये कैसा ग्राफ हुआ बेटा? y इक्वल टू के अपॉन एक्स क्या होता है? हाइपरबोला। तो आपने ग्राफ कह दिया हाइपरबोला। ये कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? बोलो कोई दिक्कत है? अगर आपसे कहा गया कि P वर्सेस 1 अपॉन V में बनाना है, तो अब बताओ P कहां पर है? y एक्सिस पे। तो हमने y लिख दिया। क्या लिख दिया? अब मुझे बताओ x कांस्टेंट तो क्या हो गया? x एक्सिस पे v है कि 1 अपॉन v है? मतलब आपके ग्राफ में जो P इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन वी तो है, तो पूरा 1 अपॉन वी एक्स एक्सिस कहलाएगा, वी नहीं कहलाएगा। पिछली बार सिर्फ वी कहलाया था, तो पूरे 1 अपॉन वी की जगह क्या लिख दिया? एक्स। y इक्वल टू क्या आ गया? कि x। और y इक्वल टू के एक्स ग्राफ किससे जाएगा? ओरिजिन जाने वाली स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आई बेटा? पक्का? तो ये ग्राफ याद रह जाएगा। P वर्सेस V का आइसोथर्मल ग्राफ कैसा है? हाइपरबोला। और 1 अपॉन वी का ओरिजिन से। इसी तरह से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज ए, तो आपको पता है P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एन आर अपॉन वी, ये तो कांस्टेंट हो गया बेटा। तो इसका मतलब प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। और प्रेशर और टेम्परेचर अगर प्रोपोर्शनल है तो मैं प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊंगा तो किससे जाएगा? ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। तो बोलो, तो आगे से ध्यान रखना, प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ में ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? आइसो आइसोकोरिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। ये कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट। वो ग्राफ जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में से जाने वाली लाइन क्या हो बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो ग्राफ कहां से जाता है? ओरिजिन से। कैसे जाता है? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ओरिजिन से जाने वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम को। क्या रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट है। आई बात में? पक्का? अगर मैं तुम्हें कहूं कि अगर अपना प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। तो प्रेशर कांस्टेंट तो आप क्या लिखते हैं बेटा? पीवी इक्वल टू एनआरटी को वी इक्वल टू एनआर अपॉन पीटी लिखते हैं। एनआर अपॉन पी क्या है? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका ग्राफ भी कैसे बनता है बेटा? ओरिजिन से जाने वाली। तो V और T के बीच में ओरिजिन जाने वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रेशर कांस्टेंट। P और T के बीच में ओरिजिन जाने वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट है वॉल्यूम। और P और 1 अपॉन V में कांस्टेंट टेम्परेचर, और P और V में एक्सपोनेंशियल। अरे बोलो, हाइपरबोला। अरे बोलो, ये ग्राफ याद हो गया बेटा? अब नेक्स्ट अपनी चीज आती है प्रोसेस। क्या आती है बेटा? प्रोसेस क्या होती है? इतना अपने गैस स्टेट बहुत है। ठीक है, प्रोसेस होता है वे ऑफ वर्क। प्रोसेस क्या होती है बेटा? काम करने का तरीका। तो प्रोसेस क्या होती है? काम करने का तरीका, उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। जैसे अपने उत्कर्ष है, इसको अपने को तोड़ना है, इसको अपने को क्या करना है? तोड़ना है। क्लियर है? तो पकड़ के तोड़ो इसे। तो बोलो, उठा उठा के मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रोसेस ऑफ वर्क। अरे बोलो, लेकिन मारने के तरीके, इसे कूटना अपना क्या है बेटा? प्रोसेस है। लेकिन कूटने के कई तरीके। मैं इसके थप्पड़ ही थप्पड़ मारू, क्या मारू बेटा? मैं हो सकता है इसके लाते मारू, क्या मारू बेटा? पॉसिबल है। इसको सेटिंग में लगाना होता है। चलो कोई नहीं। अरे समझ में? तो अपन इसको कूटने को, कूटना है अपने, कहाँ पे थे अपन? इसको कूटने पे। तो अपन इसके थप्पड़ ही थप्पड़ मार सकते हैं। अपन इसको पटक के लातों लातों से मारे। हो सकता है अपन इसे दीवारों से भिड़ाएं। अरे प्रोसेस है, कूटा जा रहा है, लेकिन कूटने की प्रोसेस क्या है? अलग अलग।
इसीलिए प्रोसेस को अपने यहाँ पे प्रोसेस का मतलब है वे ऑफ वर्क। वे ऑफ वर्क का मतलब काम करने का तरीका। काम करने का तरीका कि आपके पास काम करने के क्या क्या तरीके। हमारे पास काम करने का सबसे पहला तरीका है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर क्या हो? टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई टी की वैल्यू बदलेगी नहीं। क्या मैंने टी जीरो बोला है? क्या मैंने टी कांस्टेंट बोला है? क्या बोला है? अगर टी कांस्टेंट बोला तो डेल्टा टी क्या आएगा? डीटी। तो डीटी जीरो ज्यादा बेटर है कि डेल्टा टी जीरो ज्यादा बेटर है? अगर मैं कहूं डेल्टा टी जीरो है किसी प्रोसेस का, तो क्या वो आइसोथर्मल होगा? जरूरी नहीं है। कैसे? देखो, मैंने कहा मैं प्रोसेस ए पे हूं, पॉइंट ए पे था, ए से बी गया, यहाँ 100 डिग्री था, यहाँ 50 है, यहाँ 75 है, यहाँ 100 है, तो इसका डेल्टा टी तो जीरो ही आएगा। लेकिन क्या प्रोसेस आइसोथर्मल थी? मैं ए से डी गया तो क्या सेम टेम्परेचर पे गया हूँ, अलग अलग टेम्परेचर पे गया हूँ, लेकिन डेल्टा टी तो जीरो भी है। लेकिन डी टी जीरो, मतलब डी टी ज्यादा बेटर चीज है, फिर डेल्टा टी जीरो है इस प्रोसेस का, लेकिन आइसोथर्मल तो नहीं थी। तो डेल्टा टी जीरो होना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्रोसेस पक्का आइसोथर्मल होगी। पक्का आइसोथर्मल होगी इस बात की कोई गारंटी क्यों? क्योंकि हो सकता है डेल्टा टी जीरो हो और प्रोसेस आइसोथर्मल ही ना हो, क्योंकि डेल्टा टी तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है। सारी बात समझ? तो डेल्टा टी जीरो होना 100% कंपल्सरी नहीं। दोगला ये क्या है बेटा? लेकिन डीटी इंस्टेंट चेंज, हर पॉइंट पे टेम्परेचर में चेंज क्या आना चाहिए? जीरो। कि सर जैसे ये प्रोसेस है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब इन चारों प्रोसेस में देखो बेटा, dt इक्वल टू क्या है? जीरो। डेल्टा टी इक्वल टू क्या है? जीरो। देख लो हर पॉइंट पे dt जीरो है क्योंकि 100 था। डेल्टा टी तो कभी भी जीरो आएगा, लेकिन डेल्टा टी क्या है बेटा? दोगुना क्या है बेटा? तो जिस प्रोसेस में dt पक्का जीरो हो वो पक्का आइसोथर्मल। मतलब डेल्टा टी में 50-50 क्या है बेटा? हो भी सकता है और नहीं भी। हम ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते है। ये बात सबको समझ में आई बेटा? पक्का। अब हमें पता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? अभी हम पढ़ के आए थे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, और पीवी इक्वल टू आरटी, तो पीवी क्या होता है? कांस्टेंट। पीवी क्या होता है? तो अगर मैं इसके ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं बेटा? तो क्या ग्राफ इसी तरह से बनेंगे? तो मैंने 3 ग्राफ बनाए। कितने ग्राफ बनाए? आपको एग्जाम में से 3 ग्राफ बने हुए आएंगे, जैसे मैंने बना रखे यहाँ पे, 1 2 3। आपको 3 ग्राफ बना के देगा। कितने ग्राफ बना के देगा? 3। और आपको क्या पूछेगा कि जो ये ग्राफ बने हुए, क्लियर है, ये तीनों ग्राफ आइसोथर्मल है क्या? कि हाँ सर, सब ग्राफ अपने अपने टेम्परेचर पे आइसोथर्मल है। जैसे पहला ग्राफ T1 टेम्परेचर पे पूरा का पूरा, दूसरा T2 टेम्परेचर पे, तीसरा T3 पे। 3 अलग अलग टेम्परेचर के आइसोथर्मल ग्राफ है। फिर एग्जामिनर हमें पूछेगा T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है। यहाँ से जो सबसे मोस्ट कॉमन ग्राफ का एक ही क्वेश्चन है, T1 T2 T3 में क्या रिलेशन। आपने कहा P और V का आइसोथर्मल तो ग्राफ है, लेकिन पहले वाला ग्राफ T1 पे वो आइसोथर्मल है, दूसरे वाला T2 पे, तीसरे वाला T3 पे। अब इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी क्या है समस्या, कि तीनों में क्या रिलेशन है। तो इन तीनों के रिलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, आपको जो मर्जी है कर लो। आप या तो एक वर्टिकल लाइन खींच दो, या फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, जैसे मैंने खींच रखी है, जैसे ये ना, ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींच दो या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलो। मैंने कहा कि इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2, इस पॉइंट पे प्रेशर है P3। तो मुझे एक बात हो, जो मैंने वर्टिकल लाइन खींची है पहले मैं उसकी बात करूं या पहले हॉरिजॉन्टल वाली की बात कर लो? वर्टिकल वाली कर लेते हैं, अपन वर्टिकल शुरू कर चुके। तो वर्टिकल वाली लाइन को देखोगे आपके पास प्रेशर P1 P2 P3 है। तो इन तीनों पॉइंट पे मुझे बताओ कि प्रेशर क्या है बेटा? अलग अलग है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं इस लाइन पे? कैसे कह सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है? क्योंकि सर इस लाइन में ये वॉल्यूम वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना इस लाइन पे। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। अभी हम पढ़ के आए थे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू, तो जहां प्रेशर ज्यादा वहीं टेम्परेचर ज्यादा। तो इस तीनों पॉइंट में से कहां प्रेशर ज्यादा है? P3 पे ज्यादा है। तो P3 बड़ा है P2 से, P2 बड़ा है P1 से। अरे बोलो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है P1 से। क्या इसमें किसी को कोई दो राय है? चलो जी, अच्छी बात है। अगले में देखो बेटा, अगर आप कोई बच्चा कहे नहीं सर मुझे तो वर्टिकल लाइन से सीखना है, मैं तो नहीं सीखूंगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन से सीखना है इससे। तो अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इस लाइन पे आपको क्या दिख रहा है? वॉल्यूम नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा? टेम्परेचर के। ये प्रेशर कांस्टेंट होने पे वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोलूंगा? V3 बड़ा है V2 से, V2 बड़ा है V1 से। दिख रहा है बेटा यहाँ पे? तो T3 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T1 से। तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये बात समझ में आया बेटा सबको? अरे बोलो, कोई दिक्कत? जैसे हम नेक्स्ट ग्राफ अगर वो ऐसे बना के दे दे, P वर्सेज 1/V में, P वर्सेज, अब कहे कि अब बताओ ये T1 पे, ये T2 पे, ये T3 पे, इन तीनों में से कौन सा है? तो आपको क्या करना है बेटा, अगर मैं लाइन खींचू, किसी भी से भी खींच लो, अगर मैं ये लाइन खींचू तो इस लाइन पे क्या कांस्टेंट है बेटा? प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो सिंपल सी कहानी, वॉल्यूम वेरिएबल है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहां वॉल्यूम ज्यादा होगी वहीं टेम्परेचर ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है या इस पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है? इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा है कि इस वाले पे? नाम रखूं इस वाले का, जैसे 1, इस वाले का 2, इस वाले का 3, तो पॉइंट 1 पे ज्यादा वॉल्यूम है 3 पे? 3 पे। बेटा ये 1/V है, जहां 1/V ज्यादा वहीं होगा जहां V कम होगा, V क्या होगा? और जहां 1/V कम हो वहीं वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वॉल्यूम तो यहाँ ज्यादा हुई बेटा। अरे बोलो, ये बात समझ? तो इसलिए यहाँ वॉल्यूम ज्यादा, तो T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से। लेकिन कोई कहे नहीं सर वर्टिकल से देखो, तो वर्टिकल में तो क्या है बेटा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है। तो T1 बड़ा है T2 से, T2 बड़ा है T3 से। किसी से देख लो, कोई दिक्कत है? कि सर दोनों से देखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, किसी एक से देख लो, तो दोनों बताया मैंने, तो दोनों। आगे बात समझ? पर ये ध्यान रखना, 1/V में गड़बड़ हो जाती है बेटा ना। बोलो कोई दिक्कत? अब हमें ग्राफ्स के नाम रखने होते हैं, क्या रखने होते हैं? देखो हमें पता है ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, प्रेशर और वॉल्यूम के। तो आपको नहीं लगता इस ग्राफ के अंदर पीवी ग्राफ है? ये थोड़ा एक्सपोनेंशियल है, इसे थोड़ा तेजी में ऐसा बना हुआ, ठीक है? ठीक है, देखो ये ग्राफ भी P वर्सेस V का है, ये ग्राफ भी P वर्सेस V का है, लेकिन ग्राफ की डायरेक्शन समझो। इसमें एरो इधर दिया मतलब ग्राफ यूं जा रहा है, इसमें एरो इधर दिया मतलब ग्राफ इधर से यूं जा रहा है। दोनों ग्राफ आइसोथर्मल है कि नहीं? सर दोनों ग्राफ आइसोथर्मल है। दोनों ग्राफ क्या है? हाँ सर दोनों ग्राफ तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल के अलावा और क्या प्रॉपर्टी देख पा रहे हो आप इस ग्राफ में? ये सर इस ग्राफ को देखो, वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वॉल्यूम का बढ़ना, एक्सपेंशन। और इस ग्राफ को देखो, वॉल्यूम घट रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। तो पूरा नाम क्या हो गया? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगले को देखो बेटा, इस वाले ग्राफ को P वर्सेस 1/V का ग्राफ है। तो P वर्सेस 1/V का ग्राफ में क्या होता है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल तो दोनों है, ओरिजिन से जा रही है लाइन। फिर उसके बाद में हमें क्या देखना है बेटा, कि पहले वाले ग्राफ को देखो बेटा, वो नीचे आ रहा है, उसके एरो को देखो ये ऊपर जा रहा है, तो उसके एरो से क्या पता लगता है? एक्सपेंशन की कंप्रेशन है। वॉल्यूम क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। देखो 1/V इधर आने पे 1/V घट रहा है, और 1/V घट रहा है, इसका मतलब V बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ ना। और इस वाले में इधर जाने पे 1/V बढ़ रहा है, इसका मतलब V घट रहा है, V घट रहा है मतलब कंप्रेसर। आपका मेन समझ में आया बेटा? जैसे नेक्स्ट वन देखो, अगर कोई मुझसे कहे पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है, तो पीवी वर्सेस पी में मुझे पता, अगर आइसोथर्मल है, क्या है बेटा? आइसोथर्मल में मैंने ये नहीं कहा कि प्रेशर नहीं बदलेगा, मैंने कहा पी और वी का मल्टीप्लाई भी तो नहीं बदलेगा। आइसोथर्मल में ये भी होता है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट, पी और वी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी क्या आएगा? कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसे जाएगा? या तो इससे जाएगा या फिर ऐसे। आपका प्रेशर बदलता जाएगा, वॉल्यूम घटती जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ तो आइसोथर्मल है। ग्राफ तो कैसा है? याद होना चाहिए, आइसोथर्मल। अब एक्सपेंशन की कंप्रेशन, तो देखो इधर जाने पर क्या हो रहा है बेटा? प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम है कम हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? इस दरवाजे पर क्या हो रहा है? प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? पीवी वर्सेस वी का ग्राफ भी ऐसे है, क्योंकि पीवी तो कांस्टेंट है। पीवी तो क्या है? आइसोथर्मली पीवी क्या होता है? कांस्टेंट। फिर बोलो, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, पी वर्सेस टी का ग्राफ, पी वर्सेस, तो ये पी वर्सेस टी का ग्राफ है। तो ये क्या बताता है बेटा? इस ग्राफ को दोनों को देखो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस पे देखो प्रेशर बढ़ रहा है बेटा, तो इसका मतलब वॉल्यूम है घट रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। और इसमें आए तो प्रेशर घट रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये क्या है? एक्सपेंशन। आई बात सुने? हम किस पे बेस पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन देखते हैं? वॉल्यूम के बेस पे। किस पे देखते हैं? नेक्स्ट वन, आइसोबारिक प्रोसेस। सबको आइसोथर्मल समझ में आया बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। जिसमें प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ बेटा?
चेंज इन डीपी क्या होना चाहिए, जीरो। डेल्टा पी भी जीरो आएगा, लेकिन ज्यादा बेटर कौन है, डीपी जीरो। जैसे हमने एक ग्राफ बना रखा है टी वर्सेस वी में, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ का डेल्टा पी जीरो है, लेकिन क्या डीपी जीरो है क्या? हर थोड़ी देर में प्रेशर बदल रहा है, इसका मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है नहीं। आइसोबारिक का भी पढ़ के आए थे बेटा। आइसोबारिक जो प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ कहां से जाता है, ओरिजिन से जाता है। कहां से जाता है, और इसने तीन ग्राफ बना दिए, 1 2 3, और रिलेशन पूछ लिया P1 P2 P3 में रिलेशन बताओ। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से कोई एक लाइन खींचनी है। जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कांस्टेंट है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर ज्यादा वहीं प्रेशर है ज्यादा, तो P3 बड़ा है P2 से, P2 बड़ा है P1 से। लेकिन कोई कहे नहीं मैं तो वर्टिकल से करूंगा, तो ये वर्टिकल खींच दिया। तो इस लाइन पे कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली होते हैं, क्या होते हैं, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा है वहां प्रेशर है कम, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा तो यहाँ प्रेशर है कम। आंसर तो वही है बेटा। अब जैसे वो ग्राफ है V वर्सेस T वाले, तो उस पहले ग्राफ को देखो क्या लगता है बेटा, देखो V वर्सेस T का ओरिजिन जाते आइसोबारिक तो आएगा। पहले वाले में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, नीचे वाले में कॉन्ट्रेक्शन। ये बात समझ में आई बेटा, कि सर इसमें तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन। यहाँ तक किसी को दिक्कत। नेक्स्ट वन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या है बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। वॉल्यूम क्या होती है, कांस्टेंट। ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, डीवी। अरे बोलो, डीवी जीरो होना चाहिए, डेल्टा वी जीरो तो हो भी सकता है, और वापिस वही ग्राफ है। पी वर्सेस टी के ग्राफ कहां से जाएंगे, ओरिजिन से। कहां जाएंगे, वही तीन V1 V2 V3 में क्या पूछेगा, रिलेशन। अगर आप ओरिजेंटल लाइन खींचते हो तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा वहीं पे प्रेशर है, फिर वॉल्यूम ज्यादा वहीं पे वॉल्यूम है ज्यादा। और प्रेशर से देखोगे तो उल्टा, प्रेशर से देखोगे तो जहां प्रेशर ज्यादा वहां वॉल्यूम है कम। आंसर तो सेम ही आएगा। अब जैसे ये ग्राफ है P वर्सेस T का, तो अगर मैं इसमें देखूं तो ये ओरिजिनल जाती है, तो ये क्या हो गया, आइसोकोरिक। क्या हो गया, एक्सपेंशन की कॉन्ट्रेक्शन। ऊपर जा रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन। अबे मूर्खों क्या बात करते हो, आइसोकोरिक भी और कॉन्ट्रेक्शन भी कैसे चलेगा। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और तुम कह रहे हो कॉन्ट्रेक्शन। तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन वर्ड टर्म डिफाइन है नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट ही कर दी। तो हमने नए वर्ड लिया है, हीटिंग हो रही, कूलिंग। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग, टेम्परेचर घट रहा है तो कूलिंग। क्या बात समझ में आई बेटा, फिर बोलो। जैसे ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, ये आइसोकोरिक है कि नहीं है, है? आप इसके ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, हीटिंग, ये क्या हो गया, कूलिंग। ये बात समझ में है बेटा। अब हमें ग्राफ कन्वर्जन आने चाहिए, क्या आने चाहिए, ग्राफ कन्वर्जन हमें हाथ से करने की जरूरत नहीं है, हमें पहचान में आने चाहिए कि ये ग्राफ और ये पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ सेम है क्या। क्या है बेटा, सेम। सर कैसे, आप ए और बी को इस ग्राफ में पहचानो, ए और बी कैसा, देखो पढ़ो ए और बी को। प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। इस ए और बी को पहचानो, पूरा बोलो। प्रेशर कांस्टेंट के साथ वहां और क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आपको पता टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, मतलब उसका ए बी इसका ए बी सेम सेम। उसके बीसी को देखो, वो एक्सपोनेंशियल है, क्योंकि पी वर्सेस वी के ग्राफ में एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आइसोथर्मल है। और साथ में क्या है, एक्सपेंशन। देखो इसमें पी और बी और सी का ग्राफ क्या है बेटा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल तो है। प्रेशर घट रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये भी क्या है, आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन। उसका बी और सी भी क्या था, आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन। सी और डी को पढ़ो कैसा है, साथ में टेम्परेचर घट रहा है, उसके सी और डी को पढ़ो कैसा है, बात तो एक ही है। प्रेशर सेम होने, प्रेशर कांस्टेंट होने पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घट रही है। दोनों बातें सेम आएगी नहीं है भाई, कल के तो बोलो भाई, हमें पता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब प्रेशर कांस्टेंट है तो सीओडी में देखो, दोनों प्रोसेस में क्या है बेटा, दोनों ग्राफ में सीओडी में आइसोबारिक तो है, उसमें वॉल्यूम घट रही है, इसमें टेम्परेचर घट रहा है, मतलब सेम सेम बात हुई, तो क्या हुई, अरे बोलो। डी से ए देखो बेटा, उसका डी से ए कैसा है,
वॉल्यूम क्या है? थोड़ा ग्राफ ऐसे पीछे से बढ़ाने पड़े, थोड़ा ढंग से नहीं बनाओ। ले रहे उसका सीओडी के डी से ए कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ रहा है कि सर कैसे? कि सर देखो डी से ए आइसोकोरिक तो है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पर भी आइसोकोरिक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? और पी और टी का ग्राफ भी थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, ऐसे होना चाहिए था ग्राफ यू। ये ग्राफ इस तरह से होता ना, थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ऐसे बनता है ग्राफ में। दोबारा बना देता हूँ। ऐसा था ग्राफ, ठीक है। अब आपको ऐसे दिख जाएगा कि जो डी से ए का ग्राफ है, डी से वो कैसा है बेटा? ओरिजिन से जा रहा है। ओरिजिन से जब ग्राफ जाता है पीटी का, तो वॉल्यूम क्या होती है? कांस्टेंट। अरे बस में तो हमें ग्राफ बनाने नहीं है, बना बनाएगा कंपेयर करके करना, सेम है। क्या है बेटा? चार ऑप्शन आएंगे। अब जैसे ये वाला है, इसके में थोड़ी बहुत बनाने में हो सकते हैं बच्चे से गलती हुई। अब देखो ए और बी कैसा है? ये गलत बना हुआ है, मैं दोबारा बना देता हूँ, रुको, ये थोड़ा सा ढंग से नहीं बना। ऐसा ही, ठीक है। देखो ए का ग्राफ कैसे दिखना चाहिए बेटा? वाई कैसे दिखना चाहिए? और आपको पता है वी और टी के ग्राफ में ओरिजिन से अगर कोई लाइन जाती है तो वो कैसी होती है? प्रेशर पे जाती है। तो देखो ये हाँ कि यहाँ ये कांस्टेंट प्रेशर है, साथ में उसमें क्या हो रहा है बेटा? ए से बी में क्या हो रहा है? देखो उसके ए से बी में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। क्या हो रहा है? इसके बी से बी में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। सेम सेम एरो उल्टा होते मामला गड़बड़ हो जाता। अब उसका बी से सी कैसा है? आइसोथर्मल। इसका बी से सी कैसा है बेटा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के साथ एक्सपेंशन, आइसोथर्मल के साथ है एक्सपेंशन। सी से डी कैसा है? आइसोबारिक कंप्रेशन। तो देखो सी से डी ओरिजिन से जाने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी क्या हुआ? आइसोबारिक। वीटी का ओरिजिन जाने वाली लाइन कैसी होगी? आइसोबारिक। साथ में यहाँ सी से डी क्या है? कंप्रेशन। यहाँ से सी से डी क्या है? कंप्रेशन। डी से क्या है? आइसोकोरिक। डी से क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। इस तरह से ग्राफ कन्वर्जन आ गया सबको समझ में? जैसे ये ग्राफ है, कर लोगे कन्वर्जन? बातें सेम होनी चाहिए। बातें क्या होनी चाहिए? जो यहाँ पर वही बात है वहां होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट इसका ये ए है, बी, सी और ये डी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आगे बात समझ में? चलो जी, आगे आती है साइक्लिक प्रोसेस। क्या आती है बेटा? साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, नॉन एज ए साइक्लिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। हमारी बात में इनिशियल और फाइनल प्रोसेस क्या होती है? सेम। क्या कहेंगे? प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर ए सेम, नॉन एज ए साइक्लिक प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं? ये बात सबको समझ में आई बेटा? पक्का? अब देखो ध्यान से, आफ्टर मल्टीपल स्टेप इनिशियल फाइनल स्टेप आर सेम। ये देखिए सर मैं तो चला ही नहीं, पॉइंट पे खड़ा हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल क्या होने चाहिए? स्टेप। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर मैं यूं गया और वापस इसी पाथ पे आ गया, तो क्या साइक्लिक है? नहीं नहीं, ये साइक्लिक है नहीं है। साइक्लिक मतलब आप मल्टीपल स्टेप में गए और फिर घूम के वापस वहीं आ गए। जैसे पहला ग्राफ है, उसमें आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए, तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक। पहले आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से E, तो ये क्या है? साइक्लिक। ये कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक। ट्राइंगल तो नहीं बोलोगे ना? साइक्लिक ही होते हैं ना। ए से बी गया, बी से सी गया और सी से डी, ये वाली कौन सी प्रोसेस है? साइक्लिक नहीं है ये। देखो ए से बी गया, ए से डी गया, डी से सी गया और बी से सी गया, लेकिन इधर तो वापस आ ही नहीं पा रहा मैं, तो बी पे मामला खत्म हो गया। एरो देखो कम घूम के वापस वही आना चाहिए, उसका इनिशियल और फाइनल स्टेप सेम नहीं हो रहा, इसलिए मतलब वो साइक्लिक प्रोसेस है नहीं। ये बात समझ में आई बेटा सबको? कोई दिक्कत? अब जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके लिए अपन ने कल एक चीज पढ़ी थी, स्टेट फंक्शन। क्या पढ़ा था बेटा? क्या होता है स्टेट फंक्शन? वो फंक्शन जिनका चेंज, जिनका इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और सारी साइक्लिक प्रोसेस का तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। तो इनका नेट डेल्टा पी क्या आएगा? डेल्टा वी, डेल्टा टी
ये जितने भी स्टेट फंक्शन उनका चेंज कितना आएगा? क्या साइकिल स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो आएगी क्या? नहीं, उनका चेंज नेट चेंज कितना आएगा? जीरो। पूरी प्रोसेस में बदल रहे हैं वो, लेकिन ऑल ओवर नेट कितने आएंगे? जीरो। नेट चेंज जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेशर कांस्टेंट है। क्या प्रेशर कांस्टेंट है क्या? क्योंकि डेल्टा पी जीरो होना कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं करता कि प्रेशर कांस्टेंट है। डीपी जीरो होना होता है। क्या होता है? बस डेल्टा पी जीरो ये बता रहा है, घूम घुमा के वापस वहीं आ गए, घूम घुमा के वापस से। देखो डेल्टा पी जीरो होना कहीं भी ये नहीं कहता आइसोबारिक है। अरे बोलो, तो आपसे एक एग्जामिनर पूछता है कि साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा पी जीरो होता है, आप कहोगे हाँ जीरो होता है, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है। बच्चे के मन में लगता है डेल्टा पी जीरो मतलब प्रेशर कांस्टेंट ना जी, हमने भी बात हुई थी डेल्टा पी का जीरो ना प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं देख लो प्रेशर तो बदलता रहा, हाँ कांस्टेंट। डीपी जीरो होना चाहिए, डीपी जीरो तो है नहीं, डेल्टा पी जीरो होता है। क्या जीरो होता है? ये बात समझ में आई बेटा सबको? पक्का। नेक्स्ट वन अपने पास आती है एडियाबेटिक प्रोसेस। आखिरी प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो। एक्सचेंज ऑफ हीट इज एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो का मतलब क्या होता है बेटा? हीट का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, हीट का एक्सचेंज है इस तरह कैसे पॉसिबल है? हीट का मैंने देखो अब तक जितना पढ़ा, मैंने कहा आइसोकोरिक तो मैंने कहा डेल्टा वी जीरो, आइसोबारिक डेल्टा पी जीरो, आइसोथर्मल डेल्टा टी जीरो, इसका मतलब वी पी टी ये कभी जीरो नहीं थे। अब तो मैं कह रहा हूँ हीट का चेंज नहीं, हीट जीरो, हीट ही मतलब हीट का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, हीट का एक्सचेंज हुआ ही तो मैं क्या बोलूंगा? प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट इज ए। ये बात सबको समझ में आई बेटा? एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो मतलब क्यू जीरो, हीट को हम क्यू से लिखते हैं तो क्यू जीरो है। क्या है बेटा? चेंज नहीं हुई, नहीं एक्सचेंज हुई। अब हमारे पास समस्या आती है आइसोलेटेड और एडियाबेटिक में। आइसोलेटेड और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है, सबसे पहले आता है आइसोलेटेड। क्या आता है? आइसोलेटेड हम पढ़ के आए थे। आइसोलेटेड करता है एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ ए कैन नॉट बी एक्सचेंज नाइदर हीट और ए वर्क। कोई भी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, ना हीट होना चाहिए ना एनर्जी का एक्सचेंज, अलाउ नहीं एनर्जी का एक्सचेंज ही। जबकि एडियाबेटिक क्या होता है बेटा? हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्क। यही फर्क है एडियाबेटिक और एक आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में ना तो हीट एक्सचेंज होगी ना वर्क, जबकि एडियाबेटिक क्या कहती है? हीट जीरो है, वर्क के फॉर्म में आप एनर्जी एक्सचेंज कर लो, कोई दिक्कत है? क्या बात समझ में आई बेटा? तो आपकी मिल्टन वाली बोतल एडियाबेटिक है, कैसी है बेटा? ना कि आइसोलेटेड, ना कि क्यों? क्योंकि उसमें हीट तो एक्सचेंज नहीं होती, लेकिन वर्क की फॉर्म में आपका बोतल ठंडी हो जाती है, कोई ना कोई वर्क करती है और वो क्या हो जाती है? ठंडी। हीट तो कहाँ एक्सचेंज हुई ही नहीं। अरे बोलो, ये बात सबको समझ में आई बेटा? एडियाबेटिक आइसोलेटेड में मेन डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस है? यहाँ हीट नहीं है, वर्क कर लो, सिस्टम सराउंडिंग में क्या कर लो? वर्क। वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन यहाँ क्या है? दोनों ही नहीं है, किसी तरह की एनर्जी का एक्सचेंज नहीं है। यही आइसोलेटेड और एडियाबेटिक में डिफरेंस होता है, जो बच्चे के दिमाग में घुसता नहीं। ये बात सबको समझ में आई बेटा? अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलो।